हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एनएमपीएस की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, जो प्रीवियस क्लास थी उस प्रीवियस क्लास में हमारा टॉपिक था श्वसन संबंधी रोग, और उन श्वसन संबंधी रोगों में 4-5 रोग हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए थे और लिखा भी दिए थे। एक बार उन रोगों को मैं रिवाइज कर देता हूं, आप ध्यान से सुनें, सभी वीडियो को देखें और देखने के बाद समझें और समझने के बाद उनको लिखना चाहिए। देखो बच्चों, श्वसन संबंधी रोगों में सबसे पहला रोग था आपका दमा, जिसे हम अस्थमा भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले दमे की बात करते हैं, तो यह एक श्वसन संबंधी रोग है जो कि एलर्जन के कारण उत्पन्न होता है। अब एलर्जन क्या होता है? एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों को हम एलर्जन कहते हैं, जैसे धूल, धुआं, परागकण, धूम्रपान इत्यादि। अब एलर्जन जब बॉडी के संपर्क में आते हैं और अंदर प्रविष्ट करने के बाद जो श्वसनियां हैं, उन श्वसनियों में श्लेष्मा अधिक मात्रा में स्रावित हो जाती है, जिससे श्वसनियों में सूजन आ जाती है और श्वसनियों का जो अवकाश है, जो भीतरी अवकाश है, वह कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप सांस लेने में समस्या उत्पन्न होती है, लगातार सूखी खांसी रहती है। इसके अलावा बहिःश्वसन के समय गड़गड़ाहट या चींटी जैसी आवाज आती है। इसके अगर बचाव की बात करें बेटा, तो एलर्जन के संपर्क में हमें नहीं आना चाहिए। हमें पता होता है कि हमें इस वस्तु से एलर्जी है, तो उससे हमें बचना चाहिए। उपचार की बात करें तो ब्रोंकोडायलेटर और एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा रोग था आपका ब्रोंकाइटिस। दूसरा रोग है आपका ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस की बात करें तो यह भी एक श्वसन संबंधी रोग है, जिसमें श्वसनियों में सूजन आ जाती है। इसके लक्षण कौन कौन से थे? लगातार खांसी रहना, अत्यधिक मात्रा में श्लेष्मा का स्रावित होना, अत्यधिक हरे और पीला कफ आना और सांस लेने में कठिनाई होना, ये इस रोग के लक्षण थे। इसका रीजन क्या है? ये जो रोग है, यह धूम्रपान करने से होता है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि में निकोटीन पाया जाता है और जिसके कारण श्लेष्मा का अत्यधिक स्रावण होता है, जिससे श्वसनियों की आंतरिक सतह पर सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। देखो बेटा, श्वसन संबंधी जितने भी रोग हैं, उन सब में सांस लेने में कठिनाई होती है। बचाव की बात करें हम, तो हमें धूम्रपान के सेवन से बचना चाहिए। तीसरा रोग था एम्फीसेमा। एम्फीसेमा यह फेफड़ों से संबंधित रोग है, जो कि मुख्य रूप से धूम्रपान से उत्पन्न होता है। जब कोई भी व्यक्ति लगातार धूम्रपान करता है, तो तंबाकू में उपस्थित निकोटीन के कारण फेफड़े लगातार उत्तेजित होते रहते हैं, जिसके पश्चात फेफड़ों की जो वायु कोशिकाएं हैं, उनकी भित्ति गल जाती है, जिससे गैसों के आदान प्रदान के लिए सतही क्षेत्रफल
कम हो जाता है। गैसों के आदान प्रदान के लिए सतही क्षेत्रफल जब कम हो जाएगा तो सांस लेने में कठिनाई होती है। ऐसा क्यों होता है? जो संयोजी ऊतक है, जो कोलेजन तंतु हैं, उनकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो फेफड़े की जो प्रत्यास्थता है, फैलना सुपड़ना, ये जो प्रत्यास्थता है यह कम हो जाती है, जिसके पश्चात जब व्यक्ति बहिर्श्वसन करता है तो अत्यधिक मात्रा में फेफड़ों में वायु शेष रह जाती है। क्यों रह जाती है? क्योंकि बहिर्श्वसन के समय फेफड़े पूर्ण रूपेण संकुचित नहीं हो पाते, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका अगर हम बचाव देखें बेटा तो हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ब्रोंकोडायलेटर और एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये तीसरा हो गया बेटा। चौथे रोग की ओर चले हम, निमोनिया। आपने खूब भली भांति प्रकार से सुना होगा कि लगातार खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है कि फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, वो पानी को निकालना पड़ेगा। वो निमोनिया के कारण होता है। फेफड़े इस रोग में संक्रमित होते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जो जीवाणु है उसके द्वारा यह रोग होता है। अब होगा कैसे? इस रोग में जो व्यक्ति है उसके फेफड़ों की वायु कुपिका में तरल पदार्थ एवं मृत पदार्थ यानी WBC होती है, इनके भर जाने से जो श्वसनी है, जो फेफड़े हैं, उनमें सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। इसका उपचार करेंगे हम तो एंटीबायोटिक उपयोग, औषधि जो हैं उनका उपयोग करना चाहिए। पांचवा जो रोग है वो है बेटा फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर। अब मैंने कल बताया आपको कि कैंसर क्या होता है। देखो बच्चों, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और कुछ आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान भी करती है। कोशिकाओं के इस गुण को संस्पर्श कहते हैं और कोशिकाएं नियमित रूप से विभाजन करती हैं, अर्थात इस क्रिया को हम संस्पर्श संदमन की क्रिया कहते हैं। कोई 5 सेल्स नष्ट हुई और उसके स्थान पर 5 सेल्स नई बन गई तो नियमित रूप से विभाजन हो रहा है। 2 कोशिका की आवश्यकता है बॉडी को, 20 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है तो 18 अतिवृद्धि करेंगे कि नहीं करेंगे, एक गांठ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। उस गांठ को ही हम ट्यूमर अर्थात कैंसर कहते हैं। जब सेल्स अनियंत्रित रूप से विभाजन करते हैं तो एक गांठ जैसी संरचना उत्पन्न हो जाती है जिसे हम कैंसर कहते हैं। यह जो रोग है धूम्रपान के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है, क्योंकि धूम्रपान में उपस्थित जो निकोटीन है वह फेफड़ों की सेल्स को अनियंत्रित कोशिका विभाजन के लिए प्रेरित करता है, जिससे एक गांठ जैसी संरचना बन जाती है। इसे हम फेफड़ों का कैंसर कहते हैं। छठवां जो रोग है
सिलोसिस एवं एस्बेस्टोसिस। पहले इसको सुन लीजिए, आप भली भांति प्रकार से समझ लीजिए, उसके बाद आपको इसको लिखना है। यहां तक मैंने ये पांचों रोग जो थे वो आपको मैंने समझा भी दिए थे और लिखा भी दिए। ये अगला रोग है, पहले इसको ध्यान से समझो और उसके बाद लिखना। देखो बेटा, रोग का नाम बहुत लंबा सा लग रहा है, लेकिन रोग इसी में छुपा हुआ है। सिलिकोसिस अर्थात सिलिका, एस्बेस्टोसिस अर्थात एस्बेस्टोस। यह भी एक श्वसन संबंधी विकार है। कैसा है बच्चों? श्वसन संबंधी विकार है, जो कि वायु प्रदूषण से होता है। ध्यान से समझना बेटा, यह रोग भी एक श्वसन संबंधित रोग है जो कि वायु प्रदूषण से होता है। अब होता कैसे, सुनिए आप ध्यान से। ये हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। ये कौन से व्यक्तियों के अंदर होता है वो सुनिए आप, कि ऐसे श्रमिक जो कि मजदूर वर्ग हैं, ऐसे श्रमिक जो सिलिका और एस्बेस्टोस की खानों में कार्य करते हैं, उनमें इस रोग के होने की अधिक संभावना होती है। ऐसे श्रमिक, से व्यक्ति जो कि सिलिका और एस्बेस्टोस की खानों में कार्य करते हैं, उन लोगों में इस रोग के होने की संभावना अत्यधिक रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जब सांस के साथ ये पदार्थ, कौन से, सिलिका और एस्बेस्टोस, शरीर के अंदर प्रविष्ट करते हैं, तो फेफड़ों के ऊपरी भाग में फाइब्रोसिस एवं सूजन आ जाती है। फाइब्रोसिस का मतलब है तंतु में ऊतक की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और सूजन भी आ जाती है, जिससे श्वसन क्रिया बाधित होती है और कुछ समय पश्चात उस रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है बेटा, सिलिकोसिस एवं एस्बेस्टोस। एक बार दोबारा से सुनो, रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, कि यह एक श्वसन संबंधित रोग है जो कि वायु प्रदूषण से होता है। ऐसे श्रमिक जो सिलिका और एस्बेस्टोस की खानों में कार्य करते हैं, उन्हीं लोगों में इस रोग के होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि ये पदार्थ जब सांस के साथ शरीर के अंदर प्रविष्ट करते हैं तो कहां जाएंगे? फेफड़ों में जाएंगे, और जिसके फलस्वरूप फेफड़ों के ऊपरी भाग में तंतु में ऊतक की मात्रा बढ़ जाएगी और वहां पर सूजन भी आ जाती है, जिससे श्वसन क्रिया बाधित हो जाती है। कुछ समय बाद, कुछ समय पश्चात उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब इसको लिखिए बेटा, यह एक श्वसन संबंधी रोग है। लिखो, यह एक श्वसन संबंधी रोग है। श्वसन संबंधी रोग है। यह एक श्वसन संबंधी रोग है जो कि वायु प्रदूषण से होता है, जो कि वायु प्रदूषण से होता है। यह एक श्वसन संबंधी रोग है जो कि वायु प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, ऐसे श्रमिक जो सिलिका और
एस्बेस्टोस की खानों में कार्य करते हैं। ऐसे श्रमिक जो सिलिका और एस्बेस्टोस की खानों में कार्य करते हैं उनमें इस रोग के होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे श्रमिक जो सिलिका और एस्बेस्टोस की खानों में कार्य करते हैं उनमें इस रोग के होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि सांस के साथ इन पदार्थों के कण अंदर चले जाते हैं, क्योंकि सांस के साथ इन पदार्थों के कण अंदर चले जाते हैं और फेफड़ों के ऊपरी भाग में फाइब्रोसिस का मतलब मैंने बताई दिया आपको। फाइब्रोसिस और सूजन आ जाती है। ठीक है बेटा। तो ये सांस लेगा व्यक्ति, जब खानों में जो व्यक्ति कार्य करेगा तो सांस के साथ जो ये पदार्थों के जो कण हैं वो अंदर चले जाते हैं और फेफड़ों के ऊपरी भाग में फाइब्रोसिस और सूजन आ जाती है, जिससे श्वसन क्रिया बाधित होती है। श्वसन क्रिया बाधित होती है और कुछ समय बाद रोगी की मृत्यु हो जाती है और कुछ समय बाद रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये बेटा आपका सिलिकोसिस एवं एस्बेस्टोस रोग खत्म हो गया है। यह एक श्वसन संबंधी रोग है, आप लिखते चलो, जो कि वायु प्रदूषण से होता है। ऐसे श्रमिक जो सिलिका और एस्बेस्टोस की खानों में कार्य करते हैं उनमें इस रोग के होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि जब ये व्यक्ति इन खानों में काम करते हैं तो इन पदार्थों के कण वायु में होते हैं। जब वायु में होते हैं, आपने देखा होगा बेटा, जो मूर्ति वगैरह बनाने का कार्य करते हैं उनके पास में कितना प्रदूषण होता है। मशीन से कलाकारी करते हैं, अपनी आर्ट दिखाते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और एक बहुत सुंदर सी मूर्ति का निर्माण कर देते हैं। तो वहाँ जो पत्थर का चूर्ण है वो हवा में उड़ता है, सांस लेता है, उसके अंदर प्रवेश करता है। ऐसे ही जो व्यक्ति सिलिका और एस्बेस्टोस की खानों में कार्य करते हैं तो वहां भी इनके कण हवा में होते हैं। जब व्यक्ति सांस लेते हैं तो सांस के साथ ये कण अंदर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो फेफड़े हैं उसके ऊपरी भाग में सूजन आ जाती है और फाइब्रोसिस भी हो जाता है, जिससे श्वसन क्रिया
बाधित होती है और कुछ समय बाद रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है बेटा, अब यहाँ फाइब्रोसिस हेडिंग लिख देना आप, तो फाइब्रोसिस के बारे में लिख लो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ भी लिया जाता है, कंपटीशन के मतलब का प्रश्न है। फाइब्रोसिस क्या होता है? तंतु में ऊतक की मात्रा में वृद्धि होना, तंतु में ऊतक की मात्रा में, तंतु में ऊतक की मात्रा में वृद्धि होना फाइब्रोसिस कहलाता है। फाइब्रोसिस कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये आपके सभी रोग खत्म हो गए हैं। श्वसन से संबंधित रोग में सबसे पहला था आपका दमा, दूसरा था ब्रोंकाइटिस, तीसरा था एम्फीसेमा, चौथा था निमोनिया, पांचवा था फेफड़ों का कैंसर और छठवां था शिलोकिसिस एवं एस्बेस्टोस। तो इन रोगों में देखो बेटा, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ाया श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ये बाह्य श्वसन और अबाह्य श्वसन। इसके बाद श्वसन तंत्र की संरचना पढ़ाई, इसके बाद में श्वसन वृक्ष पढ़ाया, फिर टॉपिक आया वायु कूपिका, वो भी पढ़ाया, फिर श्वसन तंत्र की क्रियाविधि 2 चरणों में पूर्ण हुई, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। इसके बाद श्वसन से संबंधित आयतन, ज्वारीय आयतन, अंतः श्वसित आरक्षित आयतन, बाह्य श्वसित आरक्षित आयतन, अवशिष्ट आयतन, फुफ्फुसीय क्षमता, अंतः श्वसनीय क्षमता, बाह्य श्वसनीय क्षमता, सक्रिय अपशिष्ट क्षमता, ये सारी चीजें हमने पढ़ाई। इसके बाद श्वसन संबंधित रोग थे, ये रोग भी खत्म हो गए। अब इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का आखिरी जो टॉपिक है वो है कृत्रिम श्वसन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये कृत्रिम श्वसन। तो कृत्रिम श्वसन के बारे में पढ़ो आप, बोर्ड में भी पूछ लिया जा सकता है, इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत गहनता से पढ़ना है। कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब कृत्रिम जो श्वसन है, सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि कृत्रिम श्वसन का मतलब क्या है, वो सुनिए आप। देखिए, कोई भी व्यक्ति है या किसी भी व्यक्ति को कृत्रिम रूप से सांस दे, बेटा अपन की तो नेचुरल रूप से चल रही है, हम सांस ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे अंदर। जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, सांसें अवरुद्ध हो जाएं, उस समय अगर किसी व्यक्ति को कृत्रिम रूप से सांस दी जा रही है तो उसे हम कृत्रिम श्वसन कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को कृत्रिम रूप से श्वसन उपलब्ध कराना कृत्रिम श्वसन कहलाता है। जब दुर्घटनावश किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए और उस समय उस व्यक्ति की सांसें रुक जाएं, लेकिन एक कंडीशन है, हृदय स्पंदन जारी रहे, हृदय की जो धड़कन है वो रेगुलर रूप से संचालित है और सांसें अवरुद्ध हैं, तो उस व्यक्ति को कृत्रिम सांस देकर बचाया जा सकता है।
बहुत अच्छा टॉपिक है, फ्यूचर में काम भी आ सकता है आपके। जरूरी नहीं है कि एक डॉक्टर ही कृत्रिम श्वसन दे, आप भी दे सकते हैं। उसका मेथड क्या है ये चीज आपको समझनी है बेटा, और इसको फर्स्ट टैग बोलते हैं। दुर्घटना हुई, सांस से आपको सांस देने का प्रयास करें, जब सांस जाएगी तो व्यक्ति हो सकता है कि वो जीवित भी हो। जब किसी व्यक्ति को कृत्रिम सांस उपलब्ध कराई जाती है तो उसे हम कृत्रिम श्वसन कहते हैं। दुर्घटनावश जब किसी व्यक्ति की सांस अवरुद्ध हो जाए, सांस रुक जाए और हृदय स्पंदन जारी रहे तो उस व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन देकर बचाया जा सकता है। अब दुर्घटना कौन कौन सी है? पानी के अंदर डूबना, ये भी एक दुर्घटना हो सकती है, यानी करंट लगना, ये भी दुर्घटना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आदि सभी कारक दुर्घटना हो सकती है। कृत्रिम श्वसन के द्वारा सामान्यतः श्वसन तंत्र को सक्रिय किया जाता है ताकि उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की श्वसन क्रिया को दोबारा से प्रारंभ किया जा सके। अब विधि की बात करें तो कृत्रिम श्वसन की अनेक विधियां हैं। आपने देखा होगा, पानी में डूबता कोई व्यक्ति है, उसको उल्टा लेटा दिया जाता है और पीठ के बल उस पर प्रेशर दिया, फिर सीधा किया जाता है, फिर छाती को दबाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? जो फेफड़े हैं वो एक बार फूलना सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगा तो सांसें चालू हो जाएगी। बिजली का करंट लग जाता है किसी व्यक्ति को, आसपास में जो खड़े लोग कहते हैं इसको गूंदिए। अब गूंदने से क्या होगा? गूंदने से क्या होगा? रक्त का संचार होगा। इसके अलावा जब छाती के बल या पीठ के बल उसको गूंदा जाएगा तो श्वसन क्रिया जो बंद है उसको वापस से चालू किया जा सकता। लेकिन कृत्रिम श्वसन की जो सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोगी विधि है वो है मुख से मुख विधि, माउथ टू माउथ मेथड। मुख से मुख में सांस दी जाती है। कैसे दी जाएगी ये देखिए। कोई भी दुर्घटना हो गई, अर्थात पीड़ित व्यक्ति को सीधा लिटा लीजिए, इस तरह से सीधा लिटा लिया, अपना एक हाथ उसके माथे पर रख लिया इस तरह से और दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर लगाकर इस प्रकार ऊपर किया जाता है। एक हाथ उसके माथे पर, दूसरा हाथ उसकी गर्दन के नीचे लगाकर ऐसे ऊपर किया जाता है ताकि उसकी गर्दन ऊपर खिंच सके। और जो जीव है यह जीव गले के पिछले सिरे से अलग हो सके ताकि जो श्वसन क्रिया बंद थी, जो श्वसन मार्ग बंद था, वह खुल सके। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है बेटा कि जो भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको जमीन पर सीधा लेटाइए। एक हाथ अपना उसके माथे पर रखिए, दूसरा हाथ उसके गर्दन के नीचे लगाकर ऐसे ऊपर किया जाता है उसकी गर्दन खिंच सके और जीव गले के पिछले सिरे से अलग हो सके ताकि बंद श्वसन मार्ग खुल सके। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप ध्यान रखना, दूसरा स्टेप जो माथे पर जो हाथ है उस माथे वाले हाथ से उसकी नाक को बंद कर, नाक बंद कर ली। अब कृत्रिम श्वसन देने वाला जो व्यक्ति है वो मुख से मुख में सांस देता है। और सांस भी कितना देगा?
पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी मुख गुहा के ज्वारीय आयतन, ध्यान रखो आप, ज्वारीय आयतन 500 ml वायु अंदर, 500 ml वायु बाहर। तो ज्वारीय आयतन से दुगनी सांस लगभग 12 बार दी जाती है। सांस देने के तत्पश्चात उसकी नाक को खुला छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें श्वसन क्रिया प्रारंभ हो सके। तो यह माउथ टू माउथ विधि का ये स्टेप हो गए उसके। इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा आपका। एक बार फिर सुन लीजिए बेटा, कृत्रिम श्वसन का मतलब क्या होता है। जब किसी व्यक्ति को कृत्रिम रूप से सांस दी जाती है तो उसे कृत्रिम श्वसन कहते हैं। किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की सांसें रुक जाएं और हृदय स्पंदन जारी रहे तो उस व्यक्ति को कृत्रिम सांस देकर बचाया जा सकता है। विधि की बात करें, विधियां तो अनेक हैं, लेकिन मुख से मुख विधि, जिसे इंग्लिश में हम माउथ टू माउथ मेथड कहते हैं, यह सबसे ज्यादा उपयुक्त और उपयोगी है। इस विधि के चरण भी निम्नलिखित हैं। सबसे पहला चरण, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सीधा लेटाइए, अपना एक हाथ उसके माथे पर रखिए, दूसरे हाथ को उसके गले के नीचे ऐसे लगाइए ताकि उसकी गर्दन ऊपर की ओर खिंच सके और जीभ भी गले के पिछले हिस्से से अलग हो जाए ताकि जो बंद श्वसन मार्ग है वह खुल जाए। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कि माथे पर जो रखा हुआ हाथ है उससे उसकी नाक को बंद कर लीजिए और इसके बाद कृत्रिम श्वसन देने वाले व्यक्ति के द्वारा पीड़ित व्यक्ति को मुख से सांस दी जाती है। पीड़ित व्यक्ति के मुख गुहा की ज्वारीय आयतन के दोगुनी सांस लगभग 12 बार दी जाती है और इसके बाद पीड़ित व्यक्ति के नाक और मुंह को खुला छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ हो सके। इसे हम कृत्रिम श्वसन कहते हैं। अब इसको बेटा आप लिखिए, कृत्रिम श्वसन का मतलब है, इसको आप लिखिए। किसी व्यक्ति को साथ के साथ देखो बेटा, किसी व्यक्ति को कृत्रिम सांस उपलब्ध कराना, कृत्रिम सांस उपलब्ध कराना, किसी व्यक्ति को कृत्रिम सांस उपलब्ध कराना कृत्रिम श्वसन, किसी व्यक्ति को कृत्रिम सांस उपलब्ध कराना कृत्रिम श्वसन कहलाता है। जब किसी व्यक्ति को जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना में सांस रुक जाए, दुर्घटना में सांस रुक जाए जब किसी व्यक्ति को कृत्रिम सांस कृत्रिम रूप से उपलब्ध कराई जाती है तो उसे कृत्रिम श्वसन कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना में सांस रुक जाए और हृदय स्पंदन यानी हृदय की का धड़कना, हृदय स्पंदन
जारी है तो उसे कृत्रिम सांस देकर बचाया जा सकता है। कृत्रिम सांस देकर बचाया जा सकता है। लिख लीजिए यहाँ तक आप इसको। किसी व्यक्ति को कृत्रिम सांस उपलब्ध कराना कृत्रिम श्वसन कहलाता है जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना में सांस रुक जाए और हृदय स्पंदन जारी रहे तो उसे कृत्रिम सांस देकर बचाया जा सकता है। ये दुर्घटना, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, ये दुर्घटना डूबना अर्थात जल में डूबना, ये दुर्घटना जल में डूबना, करंट लगना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड आदि हो सकते सामान्यतः कृत्रिम श्वसन की सहायता से श्वसन तंत्र को या श्वसन केंद्र को सक्रिय किया जाता है। श्वसन केंद्र को सक्रिय किया जाता है। सक्रिय किया जाता है ताकि उस व्यक्ति में श्वसन क्रिया प्रारंभ हो सके, ताकि उस व्यक्ति में उन्हें श्वसन क्रिया आरंभ हो सके। लिख दीजिए आप इसको। जब किसी व्यक्ति को कृत्रिम सांस दी जाती है तो उसे कृत्रिम श्वसन कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना में सांस रुक जाए लेकिन कंडीशन है कि हृदय का जो धड़कना है वो लगातार रहना चाहिए तो उस व्यक्ति को कृत्रिम सांस देकर बचाया जा सकता है। जो दुर्घटना है ये जल में डूबना है, करंट लगना है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे आपने देखा होगा कि पिछली जो छोटी क्लासें थी उनमें एक क्वेश्चन बनता था कि बंद कमरे में अगर कोयले की जलती हुई अंगीठी को रख दिया जाए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि जब अंगीठी होती थी उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है तो व्यक्ति की दम घुट जाती थी, सांस अवरुद्ध हो जाती थी। अगर समय पर रहते उस व्यक्ति का पता चल जाता है सांसें अवरुद्ध हैं लेकिन हृदय धड़कना जारी है तो कृत्रिम सांस देकर उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। इसके बाद कृत्रिम श्वसन की विधि, हेडिंग लिखिए बेटा, कृत्रिम श्वसन की विधि। कृत्रिम श्वसन की अनेकों विधियां हैं। कृत्रिम श्वसन की अनेक विधियां हैं, लेकिन मुख से मुख विधि
माउथ टू माउथ मेथड, माउथ टू माउथ मेथड, माउथ टू माउथ मेथड सबसे उपयुक्त विधि है, सबसे उपयुक्त विधि है। इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा निम्न बिंदुओं के आधार पर, निम्न बिंदुओं के आधार पर कृत्रिम श्वसन किया जाता है, कृत्रिम सांस दी जाती है। लिख लीजिए बेटा आप यहाँ तक, माउथ टू माउथ मेथड सबसे उपयुक्त विधि है। इस विधि द्वारा निम्न बिंदुओं के आधार पर कृत्रिम सांस दी जाती है। सबसे पहला पॉइंट वही है बेटा कि जो भी रोगी व्यक्ति है उस रोगी व्यक्ति को आप सीधा लेटाइए। लिखिए बेटा, इसमें पहला पॉइंट दिखा देता हूं मैं आपको, फटाफट से लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए बेटा, इसमें पहला पॉइंट, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सीधा लेटाकर, सीधा लेटाकर अपना एक हाथ, अपना एक हाथ उसके माथे पर रखकर, उसके माथे पर, उसके माथे पर, और दूसरा हाथ उसकी गर्दन के नीचे, उसकी गर्दन के नीचे लगाकर इस प्रकार ऊंचा किया जाता है, लगाकर इस प्रकार ऊंचा किया जाता है, जिससे कि गर्दन खिंच सके, कि गर्दन खिंच सके। और जीभ गले के पिछले हिस्से से, पिछले भाग से अलग हो जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए। इससे बंद श्वसन मार्ग खुल जाता है, इससे बंद श्वसन मार्ग खुल जाता है, बंद श्वसन मार्ग खुल जाता है। दूसरा पॉइंट लिख देंगे बेटा आप इसमें, हम श्वसन मार्ग तो खुल ही गया। इसके बाद माथे पर रखे हुए हाथ से, इसके बाद माथे पर रखे हाथ से, माथे पर रखे हाथ से पीड़ित व्यक्ति की नाक बंद की जाती है, पीड़ित व्यक्ति की नाक बंद की जाती है, बंद की जाती है। और कृत्रिम श्वसन देने वाला और कृत्रिम सांस देने वाला व्यक्ति, कृत्रिम
सांस देने वाला, सांस देने वाले व्यक्ति के, देने वाले व्यक्ति के, व्यक्ति के द्वारा, कृत्रिम श्वास देने वाले व्यक्ति के द्वारा मुख से सांस दी जाती है। व्यक्ति के द्वारा मुख से सांस दी जाती है। तीसरा पॉइंट बेटा, सांस भी कितने देंगे? मुख को आके ज्वारीय आयतन के दोगुनी सांस, लगभग कितनी बार? 12 बार। इस दौरान पीड़ित व्यक्ति की मुख गुहा के ज्वारीय आयतन के, इस दौरान पीड़ित व्यक्ति की मुख गुहा में उसके मुख गुहा में उसके ज्वारीय आयतन से दोगुनी सांस लगभग 12 बार दी जाती है। लगभग 12 बार दी जाती है। लास्ट पॉइंट और है बेटा, सांस देकर पीड़ित व्यक्ति की नाक और मुख को खुला छोड़ दिया जाता है। आखिरी पॉइंट और है इसका मात्र चौथा पॉइंट, सांस देकर, चौथा पॉइंट, सांस देकर पीड़ित व्यक्ति की नाक और मुंह को खुला छोड़कर वह श्वसन की जांच की जाती है। वह श्वसन की जांच की जाती है। दी एंड, आपका चैप्टर भी एंड हो गया और आपका ये टॉपिक भी खत्म हो। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से कृत्रिम सांस उस रोगी व्यक्ति को दी जाती है। सीधा लेटा लेंगे, माथे पर हाथ रख लेंगे, दूसरे को गर्दन से इस प्रकार से उठाएंगे और उठाकर उसके मुख में सांस दी जाती है। इसे हम कृत्रिम श्वसन कहते हैं और रोगी व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है।